हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर है जिसके अंदर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि कैसे जो मुग़ल एम्पायर है वो यहाँ पे डिक्लाइन होता है, कैसे जैसे ही औरंगज़ेब की जो डेथ होती है 1707 के समय में, और औरंगज़ेब की डेथ के साथ ही यहाँ पे एम्पायर है वो अपनी डिक्लाइनिंग फेज़ के अंदर चला जाता है। उन सब पॉइंट्स के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स, हमने 700 से लेकर जो 1707 का जो समय है उसे मेडिवल हिस्ट्री के अंदर रीड किया है, जिसके अंदर हमने कम्प्लीटली हर एक फेज़ को देखा। जिसमें प्री मेडिवल हिस्ट्री के अंदर हमने डिफरेंट डायनेस्टी देखी, मेडिवल का जो मिडिल पार्ट है उसके अंदर हमने दिल्ली सल्तनत का एरिया देखा, और जो लेटर फेज़ है जैसे उसके अंदर हमने जो मुग़ल एम्पायर है उसके बारे में डिस्कस किया। अगर हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री बेसिकली जैसे ही औरंगज़ेब का जो डेथ होता है उसके साथ यहाँ पे स्टार्ट होती है 1707 के समय में, क्योंकि औरंगज़ेब की डेथ के साथ ही थ्रू आउट द कंट्री यहाँ पे जो डिफरेंट पावर हैं वो अपना रूल हैं उसको यहाँ पे कंसोलिडेट करना स्टार्ट करती हैं। जैसे बंगाल के अंदर एक पावर इमर्ज होती है, ऐसे ही हमको देखने के लिए मिलता है कि जो सदर्न एरिया है वहाँ से मराठाज यहाँ पे इमर्ज होंगे। अवध के अंदर जो सादत अली खान है वो अपनी पावर को इमर्ज करेंगे। तो ऐसे जो डिफरेंट सेक्शंस देखने के लिए मिलेंगे। हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया में आ चुकी है, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कैसे इन सभी पावर्स को सब्जुगेट किया जाएगा, लड़ाई लड़ी जाएंगी, फिर ट्रीटी की जाएगी। हर एक लड़ाई के बाद में एक ट्रीटी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो लड़ाई होगी, फिर उसके बाद में संधि आपको देखने के लिए मिलेगी, और धीरे धीरे करके मराठास को ख़त्म किया जाएगा, बंगाल को ख़त्म किया जाएगा। एक स्टेट यहाँ पे इमर्ज होगा बिल्कुल सदर्न इंडिया के अंदर, जो मैसूर नाम का स्टेट है, उस मैसूर नाम के स्टेट को भी सब्जुगेट किया जाएगा। और सब्जुगेट किया जाएगा बेसिकली जो पंजाब का जो एरिया है, जो नॉर्दर्न इंडिया का जो एरिया है, वहाँ पे जो सिख का एम्पायर, यहाँ पे बेसिकली महाराजा रणजीत सिंह का जो एम्पायर है वो यहाँ पे ग्रो हुआ था, तो उसको किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सब्जुगेट किया जाता है। तो 1707 से लेकर जो 1857 का जो ये समय है, जिसके अंदर बेसिकली जो यहाँ पे जो रूरल जो राजा हुआ करते थे, इन राजा लोगों की जो पावर है उसको कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने वॉर एंड ट्रीटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ में कंटिन्यू सब्जुगेट किया गया है, धीरे धीरे इनको सभी को ख़त्म किया है। 1857 से लेकर जो कांग्रेस का जो समय है उसके अंदर बेसिकली इंडिया की जो आइडेंटिटी इमर्ज होती है। जैसे हम पहले यहाँ पे सेक्शंस के अंदर बटे हुए थे, जैसे ही रेलवे का आविष्कार होता है 1853 के अंदर जो रेलवे है वो इंडिया के अंदर चलाई जाती है। बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए जो डिफरेंट नए तरीके आते हैं, लोग एक दूसरे के इलाके से मिलते हैं, और उसके साथ ही यहाँ पे जो वन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, वन कंट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे इमर्ज होता है। हमारे जो सोशल एविल्स हैं उनके अगेंस्ट में भी काफ़ी सारे जो प्रोटेस्ट हैं, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट होते हैं। तो 1857 से लेकर 1885 का जो समय है वो एक डिफरेंट सेक्शन है। और उसके बाद में अगर हम बात करें कि जो 1885 में जैसे ही कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट होता है, तो कांग्रेस के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही हमको देखने के लिए मिलता है कि प्लेटफॉर्म इमर्ज होता है, जिसके ऊपर बेसिकली हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर हैं वो यहाँ पे बात करते हैं। थ्रू आउट द कंट्री इसका यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन था। तो उसके साथ ही हमको जो अलग अलग फेज हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट के देखने के लिए मिलते हैं। तो 1885 से लेकर जो हमारा 1947 का जो समय है उसको हमने लेटर फेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर डिवाइड किया है। आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम देखने की कोशिश करते हैं कि मुग़ल एम्पायर कैसा हुआ करता था और ये क्यों यहाँ पे डिक्लाइन हुआ, ऐसे क्या कारण थे इसके डिक्लाइन के पीछे, कि औरंगज़ेब की डेथ के बाद में इतने वीक जो सक्सेसर हैं, इतने जो कमज़ोर उत्तराधिकारी वहाँ पे पावर में आते हैं कि उनकी ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे पॉलिसी थी, ना कोई उनका विजन हुआ करता था। कुछ तो ऐसे भी उत्तराधिकारी, ऐसे भी सक्सेसर पावर के अंदर में आए थे जिन्होंने बेसिकली अपने जो 2.5 साल का बेटा है उसको यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट कर दिया उसी समय में, और गवर्नर अपॉइंट किया वहाँ पे उनको जम्मू एंड कश्मीर का, और उसी समय में अखबान्स के द्वारा वहाँ पे रिबेलियन की कर दी जाती है, लड़ाई लड़ ली जाती है। तो ऐसे ऐसे देखने के लिए मिलते हैं, ऐसे ऐसे गवर्नर रूलर उस समय में पावर के अंदर हुआ करते थे। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे। बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें मुग़ल एम्पायर की, तो अपना जो कंटेम्प उसका जो समय है बेसिकली 1526 में जैसे ही बाबर मुग़ल एम्पायर को यहाँ पे बैटल ऑफ पानीपत के अंदर में लोधी डायनेस्टी को हरा के
बाबर यहाँ पे मुग़ल एम्पायर को इस्टेब्लिश करते हैं। और मुग़ल एम्पायर के इस्टेब्लिश करने के साथ ही हमको देखने के लिए मिलता है एक माइटी एम्पायर यहाँ पे इस्टेब्लिश होता है, जिसके अंदर बेसिकली थोड़ा हुमायूं का ऐसा समय है जिसके अंदर वो शेरशाह सूरी से जो कन्फ्लिक्ट के अंदर रहते हैं कंटिन्यू, वो पावर के अंदर नहीं रहेंगे, कुछ समय के लिए शेरशाह सूरी पावर के अंदर में आएंगे। उसके बाद में हमको देखने को मिलता है कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर जो अकबर हैं वो यहाँ पे हुमायूं शेरशाह सूरी को डिफीट करते हैं। बेसिकली उनका एक किंग होता है हेमचंद्र विक्रमादित्य, उसको डिफीट करते हैं और उसको डिफीट करने के साथ ही यहाँ पे मुगल्स पावर के अंदर फिर से कम्प्लीटली आते हैं और कंसोलिडेट करते हैं अपने एम्पायर को। तो 1526 से ये जो एम्पायर है ये स्टार्ट हुआ और ये बेसिकली औरंगजेब की डेथ तक ये बिल्कुल यहाँ पे माइटी एम्पायर के रूप में इस्टेब्लिश था। 1707 का समय, तो ये बेसिकली जो 150-200 साल का जो समय है, इस 150-170-80 साल के इस समय में कंटिन्यू यहाँ पे जो मुग़ल एम्पायर है उसने सभी जो एरियाज़ हैं उनको कैप्चर किया, अपने एम्पायर को कंटिन्यू एक्सटेंड किया है थ्रू आउट द कंट्री। ये इनका एक्सटेंसिव जो टेरिटरी है उसके रूप में जाना जाता था, मिलिट्री माइट के रूप में जाना जाता था और कल्चरल अचीवमेंट के रूप में जाना जाता था ये एम्पायर। अगर हम बात करें इस एम्पायर की, अगर जो डिक्लाइन का जो फेज़ है, जैसे ही 18th सेंचुरी स्टार्ट होती है, 18th सेंचुरी के स्टार्ट होने के साथ ही ये जो एम्पायर है अपने एक डिक्लाइनिंग फेज़ के अंदर में आता है। यहाँ पे जो औरंगजेब का जो समय है 1658 से लेकर जो 1707 का जो समय है, इसे स्वान सॉन्ग के रूप में भी जाना गया है कि बेसिकली जो स्वान होता है, स्वान नाम का एक पक्षी होता है, जैसे जैसे उसकी डेथ पास आती है वो यहाँ पे जो स्वीट सॉन्ग है वो गाना स्टार्ट करता है। तो बेसिकली जो औरंगजेब का जो समय है ये एक डिक्लाइनिंग फेज़ में यहाँ पे स्वान सॉन्ग के रूप में यहाँ पे इसको डेडिकेट किया है काफ़ी सारे हिस्टोरियंस के द्वारा कि औरंगजेब के साथ ही वो मुग़ल एम्पायर है वो कंटिन्यू डिक्लाइन के अंदर में था। क्योंकि आप देखिए जब औरंगजेब ने जो पावर कैप्चर की थी 1658 के समय में, जब औरंगजेब ने पावर कैप्चर की थी तो इन्होंने इससे पहले अपने जो ब्रदर्स हुआ करते थे, अपने जो भाई हुआ करते थे, उनके साथ में ये कंटिन्यू लड़ाई लड़े हैं। और वहीं से यहाँ से प्रूव हो गया था कि आने वाला जो फेज़ है जो मुग़ल एम्पायर के लिए काफ़ी अच्छा नहीं होने वाला है। इसके अलावा औरंगजेब की काफ़ी सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं, उनको भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है कि औरंगजेब की जैसे ही 5th ईयर जो डेथ का 5वां साल था उस समय तक यहाँ पे 9 मुग़ल एम्परर हैं वो पावर में आ चुके थे। यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे जो छोटे छोटे हमको स्टेट देखने के लिए मिलते हैं, ये छोटे छोटे जो स्टेट हैं ये अपने आप को यहाँ पे इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करेंगे, जिसके अंदर अवध है, बंगाल है, डेक्कन है, ऐसे काफ़ी सारे ऐसे एरिया हैं जो सेंटर के कंट्रोल से अपने आप को फ्री करने की कोशिश करेंगे और अपने आप को इंडिपेंडेंट, अपने आप को जो स्वतंत्र है वो डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हमने फ्यूडलिज्म का जो चैप्टर है, सतीश चंद्रा की जो बुक है, उसके अंदर भी रीड किया था कि फ्यूडलिज्म जो है, जो छत्रप यहाँ पे बनते हैं, ये छत्रप बेसिकली जो डायनेस्टी है उसकी पावर के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। जब जब राजा कमज़ोर होने लगेगा, सेंट्रल अथॉरिटी यहाँ पे कमज़ोर होगी, तो यहाँ पे जो एरिया हैं, जो उसके स्टेट्स हैं, वहाँ से वो छत्रप यहाँ पे पैदा करेंगे। फ्यूडलिज्म यहाँ से स्टार्ट होता है और राजा कमज़ोर होगा तो इनको अपनी आर्मी बनाने की पावर देगा। ये लोग राजा को कोऑर्डिनेट करेंगे अपनी आर्मी के रूप में। राजा रिवर्स के अंदर इनको बेसिकली जो रेवेन्यू के राइट्स दे देगा कि इन एरियाज़ के अंदर जो रेवेन्यू कलेक्शन की जो पावर है आपके पास है, आप रेवेन्यू को कलेक्ट कीजिए, उसी से अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर उसको यूज कीजिए। पर काफ़ी बार फिर लेटर फेज में देखने के लिए मिलता है जब राजा यहाँ पे कमज़ोर होगा तो यही जो छत्रप है अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देंगे और कभी कभी तो राजा के ऊपर ही अटैक करके जो कम्प्लीटली जो यहाँ पे एम्पायर है उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो यही हमको मुग़ल एम्पायर के लेटर फेज में देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही यहाँ पे काफ़ी सारे जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो पावर के अंदर में आते हैं, जिसके अंदर अवध है, बंगाल है, डेक्कन है, और इसी बंगाल के साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे बैटल लड़ती है जिसे बैटल ऑफ प्लासी कहा गया है। 1757 के समय में औरंगजेब की डेथ के जो 40 साल का जो समय है, 40-45 साल का जो समय है, उसी समय में ये बैटल लड़ी गई है 47 साल के बाद में। और 47 साल के बाद में ये बैटल लड़ी जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे बंगाल को कैप्चर कर लेती है और बैटल ऑफ प्लासी में वहाँ पे इंडियंस की बेसिकली बंगाल के जो राजा हुआ करते थे सिराजुद्दौला, उनकी डिफीट होती है। उसके बाद में 1764 के समय में बैटल ऑफ बक्सर लड़ी जाती है जिसके अंदर अवध है, बंगाल है, इवन उड़ीसा का जो एरिया है
और जो शाह आलम हुआ करते थे वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं 1764 की इस बैटल के अंदर में। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली जो डिफरेंट तरीके हैं जिसके थ्रू एम्पायर यहाँ पे कमज़ोर हुआ, तो इंडिपेंडेंट स्टेट्स यहाँ पे पावर के अंदर में आए। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करें लेटर मुगल एम्परर्स की, जो लेटर मुगल एम्परर्स यहाँ पे पावर के अंदर में आते हैं, तो औरंगजेब की जो डेथ है, औरंगजेब की डेथ के साथ ही हमको देखने के लिए मिलता है कि इनकी जो 3 सन हैं, इनके 3 बेटे हुआ करते थे। तीनों बेटे यहाँ पे पावर के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तीनों बेटों में एक जो मुआजम नाम के जो पर्सन हैं वो यहाँ पे पावर के अंदर आते हैं और अपना एक टाइटल अज्यूम करते हैं बहादुर शाह। इनको बेसिकली बहादुर शाह फर्स्ट के रूप से जाना जाता है। स्टूडेंट जब ये पावर के अंदर आए तो ये 63 इनकी एज हो चुकी थी। 63 एज बेसिकली शो करती है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव उतने एक्टिव नहीं थे, इनके पास कोई विजन भी नहीं था, क्योंकि औरंगजेब की जो डेथ है 89 ईयर्स के आसपास की उम्र के अंदर उनकी डेथ हुई थी, काफ़ी लेट वो उनकी डेथ हुई है। उसी के वजह से हमको देखने के लिए मिलता है कि इनके जो बेटे हैं वो 63 की एज के आसपास अटेन कर चुके थे, तो ये फिट नहीं थे रूल करने के लिए। बेसिकली इनके पास कोई विजन भी नहीं था। इन्होंने यहाँ पे बेसिकली जो मराठा यहाँ पे एक प्रिंस हुआ करते थे साहू, इस साहू को औरंगजेब के द्वारा कैप्चर किया गया था 1689 के समय में। उनको ये रिलीज कर देते हैं। जो यहाँ पे बहादुर शाह हैं जब पावर के अंदर में आएंगे तो वो इनको रिलीज कर देंगे। रिलीज करने के साथ ही यहाँ पे जो राजपूत चीफ हुआ करते थे उनके साथ में ये पीस एग्रीमेंट साइन करेंगे, उनके साथ में ट्रीटी करने की कोशिश करेंगे। पर यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही गुरु गोविंद सिंह की पंजाब के अंदर डेथ होती है, जो 10th सिख गुरु हुआ करते थे, 1706-1708 के समय में उनकी डेथ होती है। उसके बाद में गुरु गोविंद सिंह की जो पावर है उसको यहाँ पे कैरी ऑन करते हैं बंदा बहादुर नाम के जो पर्सन हैं। क्योंकि आप देखिए कि जो आनंदपुर साहिब के अंदर जो बैटल लड़ी गई थी 1704 के समय में, जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह के जो बेटे हैं उनको चिनवा दिया जाता है दीवार के अंदर में, वहाँ पे जो वजीर होते हैं मुग़ल एम्पायर के, उसी के बाद में जो बंदा बहादुर है इनके द्वारा उस आनंदपुर साहिब को, सर हिंद का जो इलाका है उसको यहाँ पे कैप्चर कर लिया जाता है। मुग़ल फोर्स की वहाँ पे पावर यहाँ पे डिक्लाइन होती है। बट हमको देखने के लिए मिलता है कि बैटल ऑफ लोहगढ़ के पास में जो बंदा बहादुर हैं उनको कैप्चर कर लिया जाता है और जो मुग़ल फोर्स हैं वो दोबारा से रीऑक्यूपाई करती हैं जो सिर हिंद का जो एरिया है 1711 के समय में। तो ये बेसिकली उनकी एक सक्सेस है कि उन्होंने बंदा बहादुर को यहाँ पे कैप्चर किया, बंदा बहादुर को उन्होंने बैटल के अंदर डिफीट किया। इसके अलावा अगर आपको देखने के लिए मिले तो मैक्सिमम्स वो पीस ट्रीटी के अंदर चले गए, जितने भी वहाँ पे उस समय में डायनेस्टी या जो चीफ्स हुआ करते थे उनके साथ में। शाह को बेसिकली प्रिंस साहू को छोड़ना, रिलीज करना इनके लिए काफ़ी एक गलत रॉन्ग डिसीजन था उस समय के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसके बाद में मराठा एम्पायर यहाँ पे कम्प्लीटली पावर के अंदर में आता है और इमर्ज होता है एक नई पावर सेंटर के रूप में। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि जैसे ही बहादुर शाह की जो डेथ होती है 1712 के समय में, काफ़ी सारे हिस्टोरियंस हैं उनके द्वारा इनको लास्ट एम्परर की जो लास्ट एम्परर के रूप में भी प्रेज किया गया है बहादुर शाह को, बहादुर शाह फर्स्ट को, क्योंकि उसके बाद में बेसिकली यहाँ पे जो वॉर ऑफ सक्सेशन है वो कम्प्लीटली रेडिकुलस वे में फेज ब्रोक आउट होता है। जैसे ही 1712 के समय में इनकी डेथ होती है बहादुर शाह फर्स्ट की, तो इनके जो 4 बेटे हुआ करते थे, ये 4 बेटे आपस में बहुत लड़ाई लड़ते हैं पावर को गेन करने के लिए। इवन ऐसा भी बोला जाता है कि बहादुर शाह की जो डेड बॉडी है उसको 1 महीने तक नहीं दफनाया गया था, 1 महीने तक नहीं दफनाया गया था यहाँ पे। उसके बाद में पावर में आते हैं जहांदर शाह। जहांदर शाह बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। ये यहाँ पे आपको पावर के अंदर आते हुए दिखेंगे जहांदर शाह, पर जहांदर शाह बेसिकली आप देखिए कि यहाँ पे पावर के अंदर आते हैं विद द हेल्प ऑफ जुल्फ़िकार खान। अब ये जुल्फ़िकार खान बेसिकली एक कोर्ट के अंदर डिफरेंट पार्टी हुआ करती थी, जो नोबिलिटी हुआ करती थी मुग़ल, उसी के एक पार्ट हैं। और यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस कोर्ट के अंदर डोमिनेट किया करते थे। 3-4 ग्रुप हुआ करते थे जो यहाँ पे कोर्ट के अंदर डोमिनेट करते थे। ईरानी पार्टी, तुरानी पार्टी, हिंदुस्तानी और अफ़गानी नाम की 4 ग्रुप हुआ करते थे। तो एक ग्रुप हैं, उनकी सपोर्ट के थ्रू ये यहाँ पे पावर में आएंगे। तो आप देखिए कि मुग़ल नोबिलिटी कितना ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हुआ है। तो उसी के थ्रू हमको जहांदर शाह पावर के अंदर आएंगे। जहांदर शाह का एक समय का 1 साल का रूल होता है, 11 महीने का रूल होता है। इनको चैलेंज किया जाता है। इन्हीं के जो एक ब्रदर होते हैं वो अजीम उस शाह, उनके जो बेटे होते हैं फ़ारुख सियार, फ़ारुख सियार के द्वारा इनको चैलेंज किया जाता है। फ़ारुख सियार यहाँ पे पावर के अंदर आएंगे विद द हेल्प ऑफ द सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स को यहाँ बेसिकली अपना
वजीर के रूप में मीर बख्श के रूप में अपॉइंट करेंगे। और मीर बख्श और वजीर के रूप में अपॉइंट करने के साथ ही ये जो सैयद ब्रदर्स हैं लेटर फेज में फारूक सीआर का एग्जीक्यूशन यही करवा देंगे। तो आप देखिए कि जो कोर्ट की जो नोबिलिटी है, जो कोर्ट के जो ग्रुप्स हैं वो इतने पावरफुल हो चुके हैं कि वो राजा को अपने हिसाब से वो रूल करवाते थे। उन्हीं के द्वारा राजा को कुछ बताया जाता था, राजा उन्हीं की कही हुई बात मानता था, किसको कितनी जागीर देनी है, किसको एग्जीक्यूट करना है। और अगर राजा बात नहीं मानता था, अगर फारूक सीआर जैसे जो राजा हैं वो इनकी बात नहीं मानते थे, तो इनका एग्जीक्यूशन ये करवा दिया करते थे जो सैयद ब्रदर्स हैं। फारूक सीआर के बाद में 3 यहाँ पे राजा आते हैं, 3 पावर के अंदर आते हैं। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, काफ़ी डिफरेंट पावर के अंदर आएंगे। उसके बाद में यहाँ पे मोहम्मद शाह हैं, वो यहाँ पे पावर के अंदर आते हैं। और इनके द्वारा जो सैयद ब्रदर्स जिन्होंने काफ़ी एक्टिव रोल प्ले किया था पिछले 4-5 साल में, उनको यहाँ पे मर्डर करवा दिया जाता है और एक जो ब्रदर हैं उनको प्रिजन के अंदर डाल दिया जाता है। तो मोहम्मद शाह यहाँ पे पावर के अंदर आते हैं 1719 के समय से लेकर 1748 तक ये यहाँ पे पावर के अंदर होते हैं। स्टूडेंट्स, इन्हीं के समय में जो निज़ाम उल मुल्क हैं उन्होंने डेक्कन के अंदर जो अपना एक ऑटोनोमस स्टेट यहाँ पे डिक्लेयर किया। जो सादत खान है उन्होंने अवध के अंदर अपना एक ऑटोनोमस अपना स्टेट है, इंडिपेंडेंट स्टेट है, वो बनाया। मुर्शिद कुली खान उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के एरिया को अपना इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में डिक्लेयर कर दिया। इन्हीं के समय में जो बाजीराव फर्स्ट हैं, जो मराठा एम्पायर हैं, जो मराठा के रूलर हुआ करते थे, उन्होंने दिल्ली के अंदर मार्च किया। नादिर शाह के द्वारा इन्हीं के समय में अटैक किया गया, बैटल ऑफ करनाल लड़ी गई। तो मोहम्मद शाह को बेसिकली मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जानते हैं कि ये मस्त वाइन पिया करते थे, वुमेनाइजर हुआ करते थे। तो इनको कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे ना कोई नॉलेज हुआ करती थी, नोबिलिटी यहाँ पे कम्प्लीटली रूल किया करती थी। तो मोहम्मद शाह यहाँ पे पावर में आते हैं। मोहम्मद शाह के बाद में अहमद शाह यहाँ पे पावर में आएंगे। आलमगीर यहाँ पे पावर के लिए आएंगे 4-5 साल के लिए। इनके समय में यहाँ पे अखबान यहाँ पे अटैक करेंगे। मराठाज बेसिकली जो सदर्न पार्ट है, मालवा और बुंदेलखंड का जो एरिया है, उसे अनेक्स कर लेंगे, उसे अपने एरिया के अंदर शामिल कर लेंगे। पंजाब यहाँ पे अखबान के पास चला जाएगा। और इसके बाद में लेटर फेज में आते हैं शाह आलम बेसिकली एक पपेट होते हैं, नोबल्स के हाथ में, कभी मराठाज के हाथ में पपेट हुआ करते थे। और लेटर फेज में जो इंग्लिश है वो इनके अकॉर्डिंग इनको रूल करवाते हैं। 1803 के समय में जो इंग्लिश की ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, उनके द्वारा दिल्ली को कैप्चर कर लिया जाता है। और मुग़ल एम्पायर के जो यहाँ पे रूलर हुआ करते थे, उनको यहाँ पे बेसिकली जो लाल किले के अंदर रख दिया जाता है कि आप रहिए, अपने आप को राजा मानिए, लाल किले के बाहर आपकी कोई चलती नहीं है। साए आलम बेसिकली जिनकी साए पालम तक नहीं चलती थी, दिल्ली के अंदर एक एरिया है पालम, वहाँ तक उनकी चलती नहीं है। जहाँ पे प्रेजेंटली जो एयरपोर्ट का जो एरिया लोकेटेड है वो पालम एरिया है, उस पालम के एरिया तक उनकी चलती नहीं थी। रेड फोर्ट के अंदर इनका कोई बात नहीं मानता था, ऐसे ये राजा हुआ करते थे उस समय में। तो स्टूडेंट्स, ये जो लेटर फेज के जो राजाज हैं, जो लेटर मुगल्स हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, बट हमको उस समय की कुछ ऐसा जो डेवलपमेंट हुआ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उस डेवलपमेंट में हमको देखने के लिए मिलता है कि कैसे उस समय में अलग अलग जो पावर हैं, पावर सेंटर इमर्ज होते हैं। और उसके बाद में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे जो पावर है उसको कैप्चर करती है, वो हमारे अंडरस्टैंड के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं ऐसे क्या मेन रीजन रहे जिससे मुग़ल एम्पायर यहाँ पे डिक्लाइन होता है। स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे जो मेन रीजन था वो था औरंगजेब की जो रिएक्शनरी पॉलिसी थी और औरंगजेब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये यहाँ पे सबसे मेन रीजन यहाँ पे इमर्ज हुआ। औरंगजेब के द्वारा यहाँ पे कम्प्लीटली जो हिंदूज़ हैं उनके अगेंस्ट में काफ़ी सारी ऐसी रिएक्शनरी पॉलिसी हैं वो यहाँ पे अडॉप्ट की गई, जिसके अंदर जजिया जो कॉन्सेप्ट है, जजिया बेसिकली नॉन मुस्लिम्स जो हुआ करते थे उनके ऊपर इम्पोज किया जाता था। तो जजिया को री इम्पोज किया इन्होंने 1679 के समय में। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इनकी रिएक्शनरी पॉलिसीज़ की वजह से आपको देखने के लिए मिलेगा कि काफ़ी सारे जो वो यहाँ पे दिल्ली के आसपास के जो रीजन्स हैं उनसे वहाँ पे से काफ़ी सारे जो रेबल ग्रुप्स हैं वो इमर्ज होते हैं। आप देखिए कि 1672 का जो समय है, 1672 का जो समय है, जिसमें हरियाणा के पास एक एरिया है, नारनौल का एक एरिया है, वहाँ से बैटल ऑफ सतनामी लड़ी जाती है। सतनामी वो लोग हुआ करते थे जो औरंगजेब के अगेंस्ट में यहाँ पे बैटल लड़ते हैं। जाट जो होते हैं बेसिकली भरतपुर का जो एरिया है राजस्थान के अंदर, वहाँ से जाट्स यहाँ पे पावर के अंदर इमर्ज होते हैं। फरीदाबाद भरतपुर का जो एरिया है वहाँ से। तो ये हमको औरंगजेब की जो रिएक्शनरी पॉलिसी है वो उसके बिहाइंड में मेन रिस्पॉन्सिबल थी।
एम्पायर इतना एक्सपेंड हो चुका था कि उसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल था। एम्पायर का टू मच एक्सपेंड भी यहाँ पे एक्सपेंशन भी एक रीज़न बना कि जिसकी वजह से जो मुग़ल एम्पायर है वो डिक्लाइन हुआ। क्योंकि जो लेटर फेज के जो मुग़ल हैं, जिसमें बहादुर शाह हैं, जहांगीर शाह हैं, फारूक सियार हैं, ये तो बेसिकली अपनी पावर को गेन करने के लिए ही लड़ते रहे। पर उसके बाद में जो मोहम्मद शाह रंगीला हैं, जो मोहम्मद शाह का जो समय रहा 30-40 साल का, अहमद शाह और आलमगीर का जो समय रहा 5-5 साल का, और शाह आलम का भी जो समय रहा, जो 4 जो यहाँ पे जो राजा बन के आए थे, बेसिकली उनके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव कोई विजन नहीं हुआ करता था। तो टू मच एक्सपेंशन ऑफ मुगल एम्पायर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, क्योंकि जो लेटर सक्सेसर हुआ करते थे वो वीक सक्सेसर हुआ करते थे, वीक सक्सेसर यहाँ पे हुआ करते थे। क्योंकि आप देखिए कि बहादुर शाह जब पावर के अंदर आए तो कम्प्लीटली वो फूलिश डिसीजंस उनके द्वारा लिए गए। जहांगीर शाह यहाँ पे आते हैं, 2.5 साल के बेटे को अपना यहाँ पे बेसिकली गवर्नर बना देंगे नॉर्दर्न पार्ट का, जम्मू एंड कश्मीर का। उसी समय में अफगान्स अटैक करेंगे। ना इनको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज हुआ करती थी। इकोनॉमिक बैंक्रप्सी इतनी इंक्रीज हो चुकी थी कि इन्होंने जो जागीर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, जो खालिसा लैंड है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। तो रिवेन्यू का जो जनरेशन है, जो स्टेट के लिए जो रिवेन्यू जनरेशन है वो कम्प्लीटली डिक्लाइन होता गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा नोबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी थी। कोर्ट के अंदर ही बेसिकली 4 ग्रुप हुआ करते थे। इन 4 ग्रुप्स की जो नोबिलिटी है, इनको जो डिफरेंट लैंड यहाँ पे ग्रांट की जाती थी, और लैंड ग्रांट करने की वजह से स्टेट के पास जो रिवेन्यू है वो नहीं आया करता था। मुगल नोबिलिटी बेसिकली एक रीजन यहाँ पे इमर्ज हुआ बैंक्रप्सी के बिहाइंड में भी, और रिवेन्यू का जो कलेक्शन है, जो इकोनॉमिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंटिन्यू यहाँ डिक्लाइन करता गया मुगल एम्पायर के रूप में। स्टूडेंट्स, यहीं पे हमको देखने को लिए मिलता है कि नए नए यहाँ पे जो मिलिट्री वीकनेस के रूप में हमको देखने के लिए मिलता है मुगल एम्पायर का। नए नए जो यहाँ पे रेबल ग्रुप्स हैं वो स्टार्ट होते हैं। दो इन्वेजन हुए इसी समय में। नादिर शाह ने अटैक किया। नादिर शाह का अटैक आता है 1739 के समय में। बैटल ऑफ करनाल लड़ी जाती है। बैटल ऑफ करनाल इस तरीके से लड़ी गई कि बताया गया कि नादिर शाह जब वापस जा रहे थे तो उस समय में जो रूल किया करते थे मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह जो होते थे रंगीला, बेसिकली उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से उनको कहा जाता था कि वो बस वाइन पीना, बेसिकली ऐसे जो फन टाइप एक्टिविटीज़ हैं वो कंटिन्यू इनके द्वारा करना, ये इनका मेन एक रीज़न हुआ करता था। तो नादिर शाह जब जा रहे थे तो डेट बेसिकली बताया जाता है कि जो मोहम्मद शाह जो होते थे, मोहम्मद शाह जो रंगीला हैं, वो कम्प्लीटली यहाँ पे एज ए ब्लीडिंग स्टेज में थे कि उनको यहाँ पे प्रार्थना करते हुए और अपने आप को बचाने की कोशिश की थी। अहमद शाह अब्दाली का अटैक होता है 1761 के समय में। 3rd बैटल ऑफ पानीपत लड़ी जाती है। उस समय में मराठाज की डिफीट होती है। मुगल एम्पायर यहाँ पे कम्प्लीटली वेनिस आउट हो जाता है, और अहमद शाह अब्दाली की इस जीत के साथ ही एक चीज़ निश्चित हो जाती है कि यहाँ पे जो इंग्लिश हैं, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, आने वाले फ्यूचर के अंदर रूल करेगी, क्योंकि बंगाल को जब तक वो सब्जुगेट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, मराठाज का सदर्न इंडिया में राइज होना और अलग अलग स्टेट्स का यहाँ पे राइज होना, ये भी एक काफ़ी बड़ा रीजन था। कोर्ट के अंदर अलग अलग फैक्शंस होना, डिफेक्टिव लॉ ऑफ सक्सेशन होना, ये काफ़ी कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो मुगल एम्पायर के जो यहाँ डाउनफॉल के कारण बने, और उसके साथ ही जो माइटी मुगल एम्पायर्स है वो डिक्लाइन फेज के अंदर चला गया। और डिक्लाइन फेज के अंदर जाने से ही इंडिया एक कॉलोनी बन के इमर्ज होता है। एक नेशन का जो कॉन्सेप्ट आता है कॉलोनी बनने की वजह से, ये भी एक काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट हुआ हमारे लिए, क्योंकि हम इतना डिवाइड हुए थे। आप देखिए कि जब हमारी इंडिपेंडेंस हमको मिलती है 1947 के समय में, मोर देन 500 के पास जो रियासत हुआ करती थी हमारे कंट्री में। तो आप देखिए उस समय में कितना जो यहाँ पे जो राजा लोग हुआ करते होंगे, कितना एम्पायर्स का जो अलग अलग पावर सेंटर्स हुआ करते थे। तो ये कुछ कारण हुए जिसकी वजह से जो मुगल एम्पायर है वो डिक्लाइन हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली हमने देखा है कि कैसे यहाँ पे मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ, उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। नेक्स्ट चैप्टर में हम यहाँ पे देखेंगे जो नए नए जो पावर सेंटर्स हैं वो किस तरीके से मर्ज होते हैं उनके बारे में। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।